ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को। मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल है विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस। और स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको बड़ी कामयाबी हासिल करनी है तो मेहनत की आग में तो जलना ही पड़ेगा। और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको सफलता भी आसानी से नहीं मिल सकती है। इस बात को बिल्कुल अपने दिल और दिमाग में सेट कर लो। और स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट्स ऐसा इस समय सोच रहे होंगे कि चलो अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है, जब एग्ज़ाम आएंगे तब पढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी भूल है स्टूडेंट्स। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं वो वक्त का बर्बाद नहीं करते और वो सिर्फ एग्ज़ाम का इंतज़ार नहीं करते, उसकी तैयारी दिन रात चलती है। और जो समय का इंतज़ार करने में लगे रहते हैं तो बस उसे इंतज़ार ही मिलता है और कुछ नहीं। तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत है। आज फिर से हम रेलवे के वे सब क्वेश्चंस जो कि लगातार एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर आज के इस सेट में। तो सबसे पहला जो यहाँ आज का हम लोगों का प्रॉब्लम है वो इस समय आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो आइए स्टूडेंट, इससे सबसे पहले हम लोग जूम करके पहले सवाल को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो सवाल है आप लोगों के लिए 11 सेमी, 7 सेमी और 14 सेमी की भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि इस सवाल में आप लोगों को जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरो के सूत्र को जानना पड़ता है। तो हीरो के सूत्र तो आप लोग बहुत कोई जान भी रहे होंगे। हीरो के सूत्र से जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें वहाँ पर त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि एस की ज़रूरत पड़ती है। तो एस क्या होता है स्टूडेंट्स? एस बराबर स्टूडेंट्स आपके होते हैं a + b + c/2। और a b c का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं यहाँ आपके सामने दी गई है जो आप इस समय देख रहे हैं। ये आपके हैं 11 सेमी, 7 सेमी और 14 सेमी। तो यहाँ पर ये हो गए a, b और c। तो अगर हम यहाँ से s की वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमें यानी 11 + 7 + 14 यानी कि 14/2। तो आपके टोटली यहाँ पे हो जाएंगे 11, 7, 18 और 14 32/2। यानी जो s की वैल्यू है वो आपके 16 हो जाती है। अब स्टूडेंट यहाँ से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके लिए हमें रूट अंदर इसकी फार्मूला हो जाएगी s यानी कि 16 s माइनस a। तो s माइनस a का मतलब हो जाता है स्टूडेंट 16 - 11 यानी 5, s माइनस b यानी 16 - 7 9 और s माइनस c यानी 16 - 14 आपके हो गए 16 - 14 आपके हो जाएंगे 2। यानी कि आपके पहले s लिखनी है रूट के अंदर, फिर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c और सभी रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पर इसे हल कर लें तो आपके यहाँ से हो जाएंगे रूट अंदर। इसे अगर हम लोग हल करें स्टूडेंट्स तो आपके हो जाएंगे 4 × 4, 5 को तो हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, 9 आपके हो जाएंगे 3 × 3 और गुना स्टूडेंट्स यहाँ पर हो गए 2। तो यहाँ से 4 और 3 के तो पेयर लग गए तो 4 × 3 आपके बाहर आ जाएंगे। और रूट के अंदर में स्टूडेंट्स 5 दूनी 10 आपके रह जाते हैं। तो 4 तिया 12 रूट अंदर 10। तो 12 रूट अंदर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टूडेंट्स हो गया इस सवाल के बिल्कुल सही जवाब। त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 रूट अंदर 10। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपके सी 12 रूट अंदर 10 हो गए बिल्कुल ही सही जवाब। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंदर s, s माइनस a, s माइनस b इंटू s माइनस c हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो अगला प्रॉब्लम यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके बीच है। एक आदमी के रुपये 3 के 10 संतरे खरीदता है। यानी एक आदमी जो है वो 3 रुपये में 10 संतरा खरीदता है और 3 रुपये में 8 के हिसाब से बेचता है। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लियर बात ये है
कि वो 2 संतरे को लाभ के रूप में प्राप्त कर लेता है। तो जब भी इस तरह के सवाल हो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो लाभ है वो 2 संतरा है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम लोग जब भी लाभ निकालते हैं तो लाभ गुना 100/CP सीपी होती है, यानी क्रय मूल्य। तो यहाँ सीपी क्या होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि हम 8 संतरे को बेचकर अपना सीपी निकालते हैं, इसलिए यहाँ जो सीपी होगी वो 8 हो जाएगी। तो 2/8 गुना 100 कर देंगे स्टूडेंट्स, तो 2 चौके 8, 4 से ये 25 बार में कट जाएंगे, यानी कि स्टूडेंट 25% इसके जो है आपके लाभ प्रतिशत हो जाएंगे। तो 25% लाभ प्रतिशत हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर बी में आपके हैं 25%, ये हो गए बिल्कुल ही सही जवाब। आई बात समझ स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, तो यहाँ से हम लोग अगला क्वेश्चन देखें सबसे पहले पढ़कर। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है सवाल में, स्नेहा एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर राइडिंग करते हुए वापस आने में 9 घंटे 25 मिनट का समय लेती है। यानी कि चलकर जाती है और उसी स्थान पर वो राइडिंग करते हुए वापस आती है और उसे 9 घंटे 25 मिनट का समय लगता है। वह चलते हुए दोनों रास्ते 11 घंटे 20 मिनट में तय करते हैं। यानी कि अगर वो दोनों तरफ पैदल चलकर जाती है तो उसे 11 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। तो उसे राइडिंग करते हुए दोनों ओर का रास्ता तय करने में लगने वाला समय क्या है। तो राइडिंग करते हुए दोनों तरफ उम्मीद है उसे जो पैदल वाले समय से तो कम समय लगने चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि स्नेहा एक स्थान से जो पैदल चल कर जाती है, तो एक स्थान से पैदल जाती है प्लस उधर से वो राइडिंग करके वापस आती है। तो पैदल प्लस राइडिंग में उसे 9 घंटे और 25 मिनट का वक्त लगता है। जब स्टूडेंट्स वो वहाँ पर दोनों ओर चलते हुए आता है, यानी कि पैदल प्लस पैदल यानी 2 पैदल में उसे 11 घंटे और 20 मिनट का वक्त लगता है। तो अब कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि अगर वो दोनों तरफ राइडिंग करके ही जाए तो कितना समय लगेगा। तो स्टूडेंट्स अगर सोचो वो एक बार पैदल और एक बार राइडिंग से 9 घंटे 25 मिनट लगता है, मान लो स्टूडेंट्स वो 2 बार पैदल और 2 बार राइडिंग लगे से जाए तो कितना समय लगेगा। आप कहोगे कि सर इसका डबल समय लग जाएगा, यानी कि अगर 2 बार वो पैदल जाए फिर 2 बार वो राइडिंग से वापस भी आए तो यहाँ पर उसे 9 दूनी 18 घंटे और 25 दूनी 50 मिनट लग जाएंगे। श्योरली स्टूडेंट्स आप ऐसा कहोगे। लेकिन स्टूडेंट्स अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 पैदल में कितने समय लगते हैं, 11 घंटे 20 मिनट। अगर 2 पैदल प्लस 2 राइडिंग मिलकर यहाँ पर 18 घंटे होते हैं, अगर उसमें 2 पैदल को माइनस कर दे 11 घंटे 20 मिनट को, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स जो आपके यहाँ पर 30 मिनट और यहाँ पर 11 7 18 7 घंटे जो 30 मिनट इधर बचते हैं स्टूडेंट्स, वो उसको आपको दोनों तरफ से राइडिंग करने में लगने वाला समय है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो सही जवाब हो जाएगा वो 7 घंटे और 30 मिनट, यानी कि स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए हो गए बिल्कुल सही जवाब, 7 घंटे और 30 मिनट लगेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट। अब अगला क्वेश्चन आपके बीच यहाँ पर स्टूडेंट आ चुका है। आप यहाँ देख रहे हैं सवाल है कि श्री यशवंत ने एक एफडी में कुछ रुपए का निवेश किया, परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी यदि रुपये 10,000 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किए गए हैं और ब्याज तिमाही संयोजित होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आइए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जब भी ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो स्टूडेंट्स तिमाही का मतलब हर 3 महीने पर ब्याज लगेगा। तो आपको 1 साल में 4 बार ब्याज देने होंगे। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स 6 महीने के लिए अगर हमने लिया है तो 6 महीने में हमें ब्याज कितनी बार देनी होगी, 6 महीने में हमें ब्याज 3 बार देनी पड़ेगी। आई बात समझ में स्टूडेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ सवाल को देखें तो सबसे पहले अगर बात की जाए रेट की, तो रेट यहाँ पर जो 20% है वो तो आपके ईयरली हो गए, वो तो वर्ष में लगने वाला है। लेकिन आप तो ब्याज यहाँ पर तिमाही दे रहे हो, इसलिए जो रेट हो जाएगा वो आपके 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आपको हर तिमाही पे 5% के हिसाब से रेट लग जाएगा। और जो तिमाही है अगर, तो आपको जो समय यानी एन जो लगने वाला है वो आपको 2 टर्म लगने वाला है, क्योंकि आप 6 महीने में 3 महीने के हिसाब से 2 बार ब्याज दोगे। आई बात समझो स्टूडेंट्स।
यानी कि यहाँ पर अगर आपने 5% की बात अगर फ्रैक्शन वैल्यू में करें तो 5% बराबर हो जाते हैं स्टूडेंट 1/20। यानी कि स्टूडेंट्स अगर ऐसा रखा 20 रुपये, वो 3 महीने बाद आपके हो जाएंगे 21 रुपये। फिर आपने फिर अगले 3 महीने के लिए जो 20 है वो बन जाएंगे 21। इस प्रकार अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो अगर हमने 400 रखा है तो वो टोटली 6 महीने के बाद 441 रुपये बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके जो रुपए हैं वो 400 नहीं होकर 10,000 हैं, यानी कि 10,000, यानी कि इससे आपके 25 गुना ज़्यादा पैसा है। तो 25 गुना जब ज़्यादा पैसा है तो आपके जो यहाँ पर एग्रीगेट होगा वो भी 25 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपके जो हो जाएंगे 25 गुना ज़्यादा, तो ये आपके हो जाएंगे स्टूडेंट्स 11,025, यानी कि 11,025। तो 11,025 जो हो गए, तो इसमें से आपको सवाल कहा जा रहा है कि कुल कितनी राशि मिलेगी। तो कुल 11,025, यहाँ पर हमें ब्याज नहीं निकालना है, कुल राशि ही बतानी है। तो कुल राशि जो होगी वो 11,025 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो गया बिल्कुल ही सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट्स अब आपके बीच देख रहे हैं कि दो अनुपूरक कोण का अनुपात है 4:5। तो पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग के अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अनुपूरक का मतलब क्या होता है? अनुपूरक का मतलब होता है दो कोणों का योगफल 90 डिग्री, तब हम उसे अनुपूरक कहते हैं। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट देखा जाए तो 4 और अनुपात है 5, ये अनुपूरक कोण। तो यहाँ पर अगर योगफल देखी जाए तो ये योगफल 9 है, लेकिन अनुपूरक कोणों की योगफल 90 होती है। इससे कितना गुना ज़्यादा स्टूडेंट? 10 गुना ज़्यादा। तो अगर यहाँ पर 10 गुना ज़्यादा होती है तो यहाँ पर जो आपके 10 गुना ज़्यादा, तो कोण आपके हो जाएंगे 40 डिग्री और आपके स्टूडेंट्स 50 डिग्री। तो कोणों का यहाँ पर जो ये अनुपात है वो निकल गया। तो पहले कोण के वर्ग का जो दूसरे कोण के वर्ग के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से अगर स्टूडेंट्स पहले कोण का वर्ग अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 40 का स्क्वायर यानी कि 1600, और यानी कि 50 का स्क्वायर आपके हो जाएंगे 2500, यानी कि 0 अगर हम कटा दें तो 16 अनुपात हो जाएंगे 25। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन हो गए। तो यहाँ पर पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चूँकि स्टूडेंट्स एक ही ऑप्शन यहाँ पर आपको 16:25 वाला दिख रहा है। हालांकि सवाल के अनुसार से तो 16:25 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 25/16 है। तो स्टूडेंट्स इसे एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, लेकिन एग्ज़ाम में अगर इस तरह की हो तो कृपया आप नहीं लगाना है, आपको आप डायरेक्ट यहाँ पर इसे छोड़ देना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ और है कि इसे चाहेंगे हम लोग, तो चूँकि कोणों का अनुपात दिया हुआ है, तो अगर हम कोण फाइंड करें या ना करें, तो कोणों का अनुपात दिया हुआ है, तो कोणों के अगर हम लोग वर्ग का भी अनुपात निकालेंगे तो वो आपके यहाँ पर डायरेक्टली ये आपके निकल जाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कोण निकालना कोई ज़रूरी नहीं था। चलिए फिर भी हमने समझाने के लिए इसे कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं इस समय, तो आपके ये पावर का हिसाब है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पर है 1000 पर पावर -1/3, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स 1000 पर पावर -1/3 है। तो अगर हम स्टूडेंट्स इस पावर को, अगर 1000 को हम लोग लिख दें पावर के रूप में, तो 10 पर पावर 3 हो जाएगी, और इनटू जो पावर आपके पहले से -1/3 है तो वो आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 और 3 कट गए तो बच जाते हैं यहाँ 10 पर पावर -1। तो जब भी स्टूडेंट्स हम माइनस को हटाएंगे तो ये 1/, आपके हो जाएगा, तब आपके 10 पर पावर 1 हो जाएगा, यानी 10 पर पावर 1 तो 10 ही होता है, तो 1/10। तो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर स्टूडेंट्स जो सी ऑप्शन नंबर यहाँ पर है 1/10, ये हो गया आपके बिल्कुल ही सही जवाब। तो स्टूडेंट्स 1/10 जब भी आप अगर पावर को माइनस से हटाकर प्लस करेंगे तो 1/, कर देना है। 1/, होते के साथ पावर से माइनस हट जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। तो अगला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर स्टूडेंट्स दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 3726 है, और उसका एलसीएम जो है वो आपके 63 है। तो उनका एचसीएफ याद करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और एलसीएम भी दिया है, तो एचसीएफ याद करना है। तो
तो आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो एचसीएफ होती है वो आपके दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुना बी और बटा में एलसीएम हो जाती है। ये तो आप भली बात ही जानते हैं। तो चूंकि ए गुना बी दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया गया है 3276 और एलसीएम जो है वो आपके यहाँ पर 63 दे दी गई है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम इसे कटा दें तो सबसे पहले 7 नमा 63, 7 से कटा दें तो 7 चौके 28 और 4 तो 7 छके 42, 7 8 56। अब अगर 9 से इसे कटा दें तो 9 पचे 45, 9 दूनी 18, यानी कि जो एचसीएफ है वो स्टूडेंट 52 हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर जो आपके डी हैं 52 हो जाएंगे इस सवाल के सही जवाब, यानी कि जो दोनों संख्या का एचसीएफ है वो 52 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट सवाल अब यहाँ पर आपके बीच दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण, आपके समीकरण यहाँ पर दी गई है 3 - 4 बराबर 8 का एक हल नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ से देखा जाए तो 3 - 4 यहाँ पर नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3x -4y इक्वल टू यहाँ पर 8 है स्टूडेंट। थोड़ा यहाँ पर प्रिंट में मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो जो आपके यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू दी गई है यानी कि 4,1, एक्स की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो 3 चौके 12, वाई की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 1 कम 4, 12 घटा 4 8। तो यहाँ से ये भी सही हो रहा है। अगर हम 8 4 की बात करेंगे तो यहाँ पर 8 की वैल्यू रखने पर 8 3 24 -4 चौक 16। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपके हो जाएंगे 16, 24 - 16 ये भी 8, यानी ये भी आपके सही हो जाते हैं स्टूडेंट्स। अब तीसरा वैल्यू को अगर देखा जाए तो 1 4, अगर हम यहाँ पर 1 रखें तो 3 कम 3 और 4 रखेंगे तो ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स ये वैल्यू यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा, यानी कि जो आपके आंसर होंगे स्टूडेंट्स वो आंसर आपके हो जाएंगे 1 और 4। ये इस समीकरण का हल नहीं है क्योंकि ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि 3 1 कम 3 और 4 चौक 16, तो 3 - 16 -13 होने चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर यहाँ पर। तो अगला प्रॉब्लम यहाँ पर स्टूडेंट्स दिया है कि यदि चिन्हों माइनस और गुना तथा संख्याओं 5 और 14 को परस्पर बदल दिया जाए, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स करना क्या है, जो आपके 5 के जगह पर 14 लाना है तो इस जगह हम लोग 14 लिखेंगे और 14 की जगह 5 कर देंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो यदि चिन्ह और माइनस और गुना को भी परस्पर बदलना है तो यहाँ से प्लस तो यहीं रह जाएगा तो +4 और आपके डिवाइड 2, और ये अब माइनस के जगह पे गुना आ जाएगा तो गुना 8 और गुना की जगह पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5। आई बात समझते हैं, हमने 14 और 5 का स्थान बदल दिया और माइनस और गुना का भी स्थान हमने बदल दिया। तो अब यहाँ से स्टूडेंट देखा जाए तो 14 प्लस पहले भाग का काम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और फिर गुना 8 - 5। तो आप यहाँ से देखेंगे 14 प्लस 2 8 16 और -5, तो 16 14 30, 30 - 5 यानी कि हो जाएंगे 25। तो 25 है इस सवाल के सही जवाब, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर सी हो गए इस सवाल के सही जवाब 25। आई बात समझ स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि अच्छे से समझ पा रहे होंगे इसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आपके छवि की जो 550 रुपये 6% की साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार लेती है, यानी छवि 550 रुपये 6% की साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि अदा करनी होगी। तो सबसे पहले आइए स्टूडेंट्स इसे इजी में हम समझते हैं। 6% रेट पर ली है, 4 वर्ष बाद लौटाएगी, तो यानी कि टोटल उससे जो ब्याज के परसेंट देने होंगे वो 6 चौके 24% देने होंगे, और जो लौटानी पड़ेगी अब उसे 550 रुपये ली है उसका उसे यानी टोटल ब्याज समेत 124% लौटानी होगी, यानी 124/100। तो 124% कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, तो 50 दूनी 100 और 50 से ये आपके कट जाएंगे 11 बार में, आपने इसे 2 से कटा दिया 62 बार में, तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे 682, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके जो सी हैं वो हो जाएंगे स्टूडेंट 682 बिल्कुल ही
सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इस सवाल के हैं बिल्कुल ही सही जवाब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आज के लिए हमारा इतना ही यहाँ पर आपके लिए सवाल था। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, सारे सवाल को आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। तो स्टूडेंट्स जो लोग नए अगर आज इस चैनल को देख रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर रेलवे की सीरीज आ रही है। और सभी स्टूडेंट से यह भी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि बिल्कुल स्टूडेंट अभी से और आज से सेट प्रैक्टिस में लग जाएं, क्योंकि समय का इंतज़ार करना बिल्कुल मूर्खता से कम नहीं है, क्योंकि कब आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी आपको समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी से लगे रहे स्टूडेंट्स, अगर आपको सफल होना है जीवन में, अन्यथा कोई बात नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक थम्स अप जरूर कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।